कहते हैं कभी कभी जरूरत से ज्यादा सीखना शायद इंसान के लिए बहुत बुरा बन जाता है। कई सारे लोग मेरे पास इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं और वो बोलते हैं कि उन्हें अलग अलग तरह की विद्याएं सीखनी है, अलग अलग तरह की साधनाएं सीखनी है, बिना ये जाने कि उन साधनाओं को सीखने के पीछे कितना ज्यादा कठोर तप या फिर कितना ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है। आम शब्दों में आपको बताऊं तो ये जो साधनाएं होती हैं बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। इवन हमारे गुरुओं ने भी यही सलाह दी कि अगर आपने किसी भी तरह की भयानक साधनाएं करी और उसमें आपने 1% की भी त्रुटि करी तो शायद आपको आपके जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है। खैर, मेरी ये बातें सिर्फ कहानियों तक नहीं, एक सच्चाई तक भी सीमित थी। एक ऐसी सच्चाई जो मेरे साथ करीबन 5 साल पहले हुई और वो सच्चाई से आज तक मैं उभर नहीं पाया हूं। ये एक ऐसा केस है जिसको मैं खुद सॉल्व नहीं करना चाहता। सुनने में बड़ा अजीब है, लेकिन मुझे पता है कि किसी के ऊपर कुछ चीजें हैं, किसी के ऊपर कई सारी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी मैं जानबूझकर उन्हें सॉल्व नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि मेरे गुरु की दी हुई दीक्षा कमजोर हो गई है या फिर मेरा मन नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस इंसान को उसके कर्मों का दंड मिलना बहुत जरूरी है ताकि वो दोबारा भविष्य में ऐसी हरकतें ना करे। ये बात है करीब 5 से 6 साल पहले की, जब मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिसके घर में खुद उसका एक केस सॉल्व करने गया था। उसके मामा को एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, जो मेरा अघोरी कर्स वाला एपिसोड है, आप शायद उसे अच्छे से सुन सकते हैं। अक्षय के परिजन के घर में एक एक करके 7 बच्चे मर रहे थे और ये बहुत ज्यादा भयानक था। उसे रोकने के लिए मैं उसके मामा के घर जाता हूं तो पता चलता है कि वहां पर एक अघोरी का कर्स है। उस अघोरी की आत्मा को बेवजह वहां पर बंदी बनाकर रख लिया है और वो अपने तरीके से सब लोगों को मार रही है। मेरे पूरे केस को सॉल्व करते करते वहां पर अक्षय मेरे साथ ही था। वो ये सारी चीजें नोटिस कर रहा था कि मैं उस केस को कैसे सॉल्व कर रहा हूं, कैसे मैं आत्माओं से इंटरैक्ट कर रहा हूं या फिर मैं उनसे बातें कर रहा हूं। वापस आने के करीबन 10-15 दिन के बाद अक्षय ने मुझे अपने घर बुलाया। वो मुझसे कहता है कि उसे भी इस तरह की साधनाएं सीखनी है। अब मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूं कि जो साधनाएं सिखाऊं, शायद अभी मेरी सीखने की ही उम्र है, ऐसा मैं मानता हूं। मैंने अक्षय को यही बोला कि इस चीज में लोगों की एंट्री तो है लेकिन एग्जिट नहीं है, और यदि तुमने कभी भी गलत करा तो शायद तुम्हारे साथ परिणाम बहुत बुरे होंगे। वो माना नहीं। उसने बोला कि उसे ये काम करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उसकी हर तरह से परीक्षा लेकर देखी, लेकिन वो टिका हुआ था, उसे वो चीज सीखनी ही थी। अब चूंकि मैं उससे ये पहले ही बोल चुका था कि मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूं जो तुम्हें सिखाऊं, तो मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा बहुत नॉलेज दे सकता हूं कि ऐसा क्यों होता है या फिर वैसा क्यों। मैं प्रॉपर गुरु दीक्षा के अंतर्गत तुम्हें अपना नहीं सकता। वो इस बात को मान गया और मुझसे हर एक चीज पूछने लगा। मैं हर दिन उसे कुछ ना कुछ बताता, वो उसको सुन लेता। एक दिन बहुत ज्यादा हद हो गई। उसने मुझे पर्सनल फोन किया और मुझसे कहता है कि उसे शीशे में कुछ दिख रहा है। ये बात होगी करीबन 2-2:30 बजे के आसपास की। मैंने उसको पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। वो कहता है कि शीशे में से एक काले कलर की आकृति है जो उसकी तरफ बढ़ती हुई चली आ रही है, लेकिन शीशा वहीं पर है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो आकृति शीशे के समेत उसकी तरफ आती जा रही है और उसके ऊपर आकर बैठ जाएगी। वो आकृति बार बार इशारा कर रही थी कि उसे उसका दिल चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए तो कुछ सोचता हूं, लेकिन अचानक से मुझे याद आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने गलती से ड्रीम डायमेंशन को अनलॉक कर दिया हो और वहां की एंटिटी यानी कि बदरात को बुला लिया हो। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं ये बता दूं कि हर आयाम के अपने अपने एक गेट कीपर होते हैं जो सुरक्षा करते हैं उन आयामों की। उसी तरीके से जो सपनों की दुनिया है उसे सुरक्षित करता है बदरात। बदरात एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आपके स्पिरिट को एक सही और निश्चित समय के अंतराल पर आपकी बॉडी में वापस भेज देती है, ताकि आपकी स्पिरिट उसी सपने में फंस कर ना रह जाए। लेकिन जब आपकी स्पिरिट किसी तरीके से उसमें फंस जाती है या फिर उससे बाहर निकालना होता है उसे, तो बदरात अपना काम करता है। तभी शायद स्लीप पैरालिसिस जैसी चीजें होती हैं। मैं इस बात की पुष्टि करके नहीं बोलूंगा कि तभी होता है, लेकिन हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है। मैंने अक्षय को बोला कि तुम इसी वक्त पानी का एक ग्लास लेकर रखो और उसमें जितना हो सके
अपने बाएं हाथ की सारी उंगली को डालो। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो मैंने उसको बताया था वो कर तो रहा था, लेकिन उसके बीच में वो कई सारे सवाल पूछ चुका था। वो बार बार ये पूछता है क्या इससे वो एंटिटी काबू में हो जाएगी। एक नेचर होता है हर एक इंसान का, लेकिन उसका नेचर बहुत ही ज्यादा भयावह हो रखा था उस वक्त। वो कहता है कि वो इस आत्मा को कैद कर लेगा, उसके पास ऐसी नॉलेज है। और ये बोलते हुए वो मेरा फोन काट देता है। कितना अजीब होता है मेरे लिए कि ऐसा बंदा जो मेरे से ही सीख कर गया है और एक अजीब सी चीजें कर रहा है। अगले दिन जब उसने मेरा फोन उठाया नहीं तो मैं उसके घर गया। वो अपने कमरे में बिल्कुल शांत अकेला बैठा था। मेरे आने पर वो कहता है कि अब वो मेरे सपने पढ़ सकता है। उसने सपने की एंटिटी से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, एक डील कर ली है। मैंने सोचा कि पहली बात तो तुम्हें सपने की एंटिटीज के बारे में पता नहीं है, और दूसरा जो मैंने तुम्हें कल बताया तुमने उसको उतनी जल्दी मास्टर भी कर लिया। जबकि स्वप्न विज्ञान के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इंसान आज तक अपने सपनों को मास्टर नहीं कर पाया है, या फिर उसमें रहने वाली आत्माओं को मास्टर नहीं कर पाया है। इवन जब अघोरी भी ये काम करते हैं तो बहुत सोच समझकर और एक निश्चित क्राइटेरिया के अंतर्गत करते हैं। मैंने उसको पूछा कि अगर तुम्हें सपने दिख रहे हैं तो मुझे बताओ कि मैंने क्या देखा था। वो मेरा तो नहीं बता पाया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो प्रूफ कर सकता है कि उसे लोगों के सपने दिखते हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं उसे लेकर बाहर गया और अपने एक दोस्त से मिलवाया। उसको देखने के बाद अक्षय ने मेरा तुरंत हाथ पकड़ लिया और कहा कि इसके घर में 2 मौत हुई हैं और वही दोनों पूर्वज इसके सपने में आते हैं। और ये बात बिल्कुल एक्यूरेट थी। पता नहीं कैसे, पर उसने ये बात बिल्कुल सच बोली। मैंने 2-3 अलग अलग लोगों से उसकी बात करवाई और उसने भी यही काम करा। एक दिन क्या होता है कि अक्षय की मम्मी का मेरे पास फोन आता है और वो कहती हैं कि बेटा ये बहुत अजीब सी हरकत कर रहा है घर में। मैंने पूछा क्या, तो उनकी माँ ने बोला कि ये वॉशरूम में जाकर उसके घर में जितना भी चंदन, हल्दी और सिंदूर लगा हुआ था, ये बाथरूम में जाकर वो सारी चीजें अपने शरीर पर मल रहा है। और वो कह रहा है कि उसकी साधना कंप्लीट हो गई है, ऐसे जैसे वो किसी से बात कर रहा हो इस बारे में। मैंने उनकी मम्मी से बोला कि आप इसे रिकॉर्ड करें और मुझे भेजें। जब मैंने उस रिकॉर्डिंग को सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोल रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूं और तुम मेरी गुलाम हो। अब यहां पर 2 चीजें आती हैं, या तो उसके दिमाग की एक पॉसिबिलिटी ये बोल रही हो। मैंने सोचा कि शायद वो ऐसे ही बोल रहा हो, लेकिन जब मैंने अगला वर्ड सुना तो मैं सोच में पड़ गया कि इसने ये कैसे सिद्ध कर लिया। वो कहता है कि स्वप्न वार्ताली अब सिद्ध हो चुकी है। वो स्वप्न वार्ताली का मंत्र कह रहा था। कहा जाता है कि इंद्र ने अपने स्वर्ग से जिन अप्सराओं को निष्कासित किया था, उन अप्सराओं में एक स्वप्न वार्ताली भी थी, जो आपके सपने में आकर चीजों के बारे में बताती है। आपकी नींद को इतना ज्यादा एक्टिव कर देती है कि आप रियल जिंदगी में कम और सपने की दुनिया में ज्यादा रहने लगते हैं। शाम को जब मैं अक्षय के घर गया तो अक्षय अपने हाथ में एक नींबू लेकर बैठा हुआ था और वो मुझसे कहने लगा कि आओ तुम्हारी भी मैं नजर उतार देता हूँ। हर दिन ये जो मुझे अलग अलग तरह की एंटिटी का आभास हो रहा था उस घर में, वो पता नहीं क्यों हो रहा था, क्योंकि आम साधक को ये सब करने में करीबन सालों बीत जाते हैं, लेकिन तब भी वो एंटिटी उससे सिद्ध नहीं होती। तो क्या अक्षय कुछ ऐसा कर रहा था कि जिससे उसे हर दिन में एक एक बड़ी एंटिटी सिद्ध हो रही है? और अगर हो रही है तो यानी कि वो तो बहुत बड़ा किसी का रीइंकार्नेशन है, या फिर उसके पास कोई ऐसा गुरु है जो उसको सब कुछ बता रहा है। गुरु परंपरा के चलते मैंने उससे एक बात पूछी। मैंने उससे उसके गुरु की कसम देते हुए पूछा कि क्या उसका कोई गुरु है, अगर वो मुझे बता पाए। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा कि मेरा गुरु कोई नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है? एक ऐसा इंसान जो अभी कुछ समय पहले ही मेरे पास आया हो और वो अपने आप को ही भगवान समझने लगा हो। उसका बार बार ये कहना था कि वो अब हर तरह की एंटिटी को अपने कब्जे में कर सकता है। मैंने उसको ऐसा ही मजाक में बोला कि ठीक है, मुझे किसी कर्ण पिशाचनी से मिलवा कर दिखाओ। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि उसके बाद उसने क्या किया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे बोला कि मेरे साथ शमशान चलो। उसके घर के पास ही एक शमशान भूमि थी जहां मुश्किल से 2-3 चिताएं जलती थीं। रास्ते में चलते चलते वो मुझसे कहने लगा, सुनो भैया, अभी वहां पे 3 लाशें जल रही होंगी और उन्हीं में से एक कर्ण पिशाचनी है। विश्वास नहीं हो रहा ना? खुद देख लो। उसने मेरे से ये बात बोली और
जैसे ही हम शमशान पहुंचे, मैं क्या देखता हूं कि वहां पर 3 लाशें एक साथ जल रही हैं। और उन 3 लाशों में से जब मैंने पूछा कि कौन सी किसकी लाश है, तो वहां का एक इंसान बताता है कि इसमें से एक औरत की लाश है, वो तंत्र मंत्र करा करती थी। मैंने जब अपनी ध्यान सिद्धि के जरिए उसको देखा तो एक्चुअली में वो एंटिटी एक कर्ण पिशाचिनी में परिवर्तित हो चुकी थी। तो क्या अक्षय के पास कर्ण पिशाचिनी भी है? मैं उसकी तरफ जैसे ही देखता हूं, अक्षय मुझसे कहता है, अरे यही क्यों भैया, आप नाम लो, जिसका भी नाम लोगे सामने रख दूंगा। और हाँ, मुझे ऐसा हल्का मत समझो। वो मेरे मन की बातें कैसे जान रहा था। मैंने तुरंत अपने आत्मबंधन की क्रिया करी, जिसमें मैंने अपनी हर एक स्पिरिट और हर एक शक्तियों को बांध दिया। ये एक इस तरीके का प्रोसेस होता है जो साधक कभी भी कर सकते हैं। उसमें वो खुद को इस तरीके से बांध देते हैं कि उनके विजन्स को, ना ही उनके सपनों को कोई पढ़ पाता है। मैंने जैसे ही बांध कर उसकी तरफ देखा, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैं समझ गया कि कुछ ऐसी चीज है इसके पास, या फिर कोई ऐसी चीज आ गई है जिसे ये बता नहीं रहा है और जो लोगों के बारे में सब कुछ बता दे रही है। जितनी देर में मैं ये सोच रहा था, मेरे पास अचानक से मेरे भाई का कॉल आता है जो दिल्ली में रह रहा था। मैं कॉल उठाऊं उससे पहले अक्षय मुझसे कहता है, उनसे बोलो बच्ची को सही जगह दिखाएं, गलत जगह दिखा रहे हैं, जहां सही जगह दिखाएंगी ठीक हो जाएंगी। मैंने पूछा कि तुम अक्षय क्या बात कर रहे हो? तो वो मुझसे एक अजीब से उखड़े हुए शब्दों में कहता है, अरे पहले फोन तो उठाइए। मैं फोन उठाता हूं तो मेरा भाई मुझसे कह रहा होता है कि उसकी बच्ची एडमिट थी, वहां पर उसे किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ रहा था। अब वो मुझसे सजेशन लेने के लिए कॉल कर रहा होता है, तो ना चाहते हुए भी मैं ये बात कहता हूं कि वहां नहीं, कहीं और दिखाओ। किसी इंसान का खुद को साधक बनाना एक बहुत ही जटिल और बहुत ही ज्यादा भयंकर प्रक्रियाओं में से एक है। जब एक आम इंसान बेवजह साधक बनने के लिए आतुर हो जाता है, तो शायद वो अपने और अपने साथ साथ जितने भी लोग होते हैं उन सब की जिंदगी से खिलवाड़ करना शुरू कर देता है। और शायद यही हुआ मेरे इस केस में, जहां पर मेरा एक खुद का दोस्त जो कि मुझसे छोटा था, वो उसके केस को जब मैं सॉल्व करने के लिए उसके घर जाता हूं और वो करके जब मैं वापस आता हूं, तो अक्षय मुझसे ही रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे ये सब चीजें सीखनी है। 1-2 महीने साथ रहने के बाद वो अपने आप को ही तांत्रिक समझने लगता है। वो कहता है कि उसने सपने की दुनिया के गेट कीपर यानी कि बदरात और उसके अलावा कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर रखा है। जब मैं इस बात को मानता नहीं हूं, तो वो इस बात को प्रूव करने के लिए मुझे एक शमशान घाट ले जाता है, जहां पर मुश्किल से 2-3 चिताएं जल रही थी। चिताओं के सामने आने से पहले ही वो मुझे वहां का पूरा विवरण दे देता है कि वहां पर 3 चिताएं जल रही हैं और उसमें से एक कर्ण पिशाचिनी है। जब मैं इस चीज को अपने ध्यान योग के जरिए देखता हूं, तो मुझे पता चलता है कि एक्चुअली में वहां पर एक जो औरत की चिता है वो कर्ण पिशाचिनी की योनि में तब्दील हो चुकी है। मेरे लिए ये बात हजम नहीं हो रही थी कि वो ये सब कर कैसे रहा है। जो मैं मन में सोच रहा था वो बोल दे रहा था अपने आप। और इसके बाद वो हुआ जो मेरी सोच और समझ के परे था। मेरे पास मेरे भाई का फोन आता है और इससे पहले मैं फोन उठाऊं, वो मुझसे कहता है कि उनसे बोल दो कि बच्ची को सही जगह दिखाएं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि वो क्या कह रहा है, तो वो मुझसे फिर से कहता है कि फोन उठाओ। मैं फोन उठाता हूं तो मेरा भाई एक्चुअली मुझे ये बता रहा होता है कि उसकी बच्ची की तबीयत खराब है और सुधार नहीं हो रहा है। और ना चाहते हुए भी मैं अपने भाई को बोलता हूं कि तुम कहीं और दिखा लो, वहां मत दिखाओ। मैं फोन रख के अक्षय के पास आता हूं और पता नहीं क्या अलग अलग मुद्राएं अक्षय अपने हाथों से बना रहा होता है। मैं उससे पूछता हूं कि ये किस तरह की मुद्राएं कर रहे हो, तो वो मुझसे कहता है, ये कुछ नहीं भैया, ये यम वेतालिनी की मुद्राएं हैं। आपको सीखना हो तो बता दीजिएगा, वैसे तो आपको पता ही होगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो इतना कैजुअली इतनी खतरनाक एंटिटीज का नाम ले कैसे रहा है। वो यम वेतालिनी के बारे में बता रहा था। जितने भी मेरे श्रोता हैं, मैं उन सबको बता दूं कि यम वेतालिनी एक ऐसी यक्षिणी होती है जो इंसान की पीढ़ी दर पीढ़ी उसको नष्ट कर सकती है।
उसका श्राप सबसे ज्यादा खतरनाक श्रापों में से एक है। उसको यम वेतालनी के बारे में कैसे पता? इवन इसके बारे में तो आपको YouTube या फिर और कहीं पर मिलेगा भी नहीं। मैंने उसके गुरु की कसम देकर भी उससे पूछा कि वो किसी से सीख रहा था या नहीं, पर वो मना कर चुका था। तो खुद से कोई इंसान इतनी सारी सिद्धियों के बारे में कैसे जान सकता है? माना कि खुद में ही एक ब्रह्मांड है, लेकिन बिना निर्देशन के उस ब्रह्मांड को चलाना मुश्किल है। मैंने इसके बाद अक्षय से ज्यादा बात करी नहीं। मैंने उससे बोला कि मैं उससे कल मिलूंगा, और उसके बाद मैं अपने घर चला गया। अपने घर आने के बाद मैं शायद कोई एडिट्स का काम कर रहा था। उसी समय मेरे फोन पर एक फोन आता है। मैं फोन उठाता हूँ, उधर से अक्षय बात कर रहा होता है। मैं कहता हूँ, हाँ अक्षय बोलो क्या हुआ? तो वो मुझसे कहता है, अरे हुआ कुछ नहीं भैया, ऐसे ही मन कर रहा था आपसे मिलने का तो चला आया हूँ। बाहर खड़ा हूँ, गेट खोलिए। मुझे लगा रात के 3 बजे यहाँ पर क्या कर रहा है। मैंने फोन काटा और मैंने जैसे ही घर के बाहर जाकर गेट खोला है, वहां पर कोई भी नहीं था। मैं सोच में पड़ गया कि ये अचानक से क्या हुआ। मैंने फिर से अक्षय को फोन किया। मैंने उसको पूछा कि तुम कहाँ हो? तो अक्षय मुझसे कहता है, अरे वहीं पे तो खड़ा हूँ, आपने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी है ना? मैंने ब्लू ही कलर की टी शर्ट पहनी थी। मैं आसपास देख रहा था तो मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर इतनी देर में अक्षय हंसते हुए मुझसे कहता है, वो देखो ऊपर एक पंछी बैठा है भैया, दिख रहा है? अगर मैं कहूँ कि वही हूँ मैं तो। मैं समझ नहीं पाया कि ये पंछी बन के आया है और फोन पे बात कर रहा है। मैंने उसको बोला कि तुम प्रमाण दो कि तुम वही हो। तो उतनी देर में मैं क्या देखता हूँ कि वो पंछी उड़ के आकर मेरे पास बैठ जाता है और अक्षय फोन पर मुझसे कहता है, अब यकीन हुआ? तो भैया हो ही गया होगा यार। पहली बार इतना मिस्टीरियस इंसान जो कि एक जीव दृष्टि तंत्र को भी एक्सेस कर सकता है। मैंने कई सारे ऐसे साधक देखे हैं जो जीव दृष्टि तंत्र को एक्सेस करने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसने ये भी सिद्ध कर लिया। पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैंने उससे पूछा कि तुम ब्रह्मांड भेदन भी जानते हो क्या? दरअसल ब्रह्मांड भेदन एक ऐसी क्रिया है जिसको सिर्फ और सिर्फ बड़े से बड़े साधक ही कर पाते हैं, या दशनामी साधु के अलावा उन्हें कोई भी नहीं कर सकता। ब्रह्मांड भेदन मतलब आपका एक जगह से होकर दूसरी जगह भी प्रेजेंट होना, सेम टाइमलाइन पे। आप अपने अलग अलग मल्टीवर्स के रूपों को अलग अलग प्रत्यक्ष कहीं पर रख सकते हो। और उस दिन एक बहुत अजीब चीज हुई। उस दिन अक्षय ने मुझसे कहा, भैया अपनी आंखों की सीध में देखो, एक कार खड़ी है। मैंने अक्षय से कहा कि हाँ खड़ी है, रेड कलर की। तो वो मुझसे कहता है, अभी जब वो कार चलेगी ना तो उसके ड्राइवर को ध्यान से देखिएगा। मैं वहीं पर खड़ा रहा। मुझे जानना था कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। जैसे ही वो कार सामने से निकलती है, मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने उस कार की ड्राइविंग सीट के ऊपर अक्षय बैठा ड्राइव कर रहा है और वो मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए मेरे सामने से निकल गया। मैंने अक्षय से कहा कि अक्षय तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, मुझसे एक बार मिलो। तो वो मुझसे सीधे कहता है, तुम्हें अगर अपना सही करवाना हो ना भैया तो मुझसे शमशान में मिलना। और इसके बाद फोन कट हो जाता है। मैं तुरंत भागते हुए अक्षय के घर में जाता हूँ, लेकिन अक्षय वहां पर नहीं होता है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसको कुछ नहीं आता है, जिसका कोई गुरु भी नहीं है, लेकिन सडनली उसके पास सारी चीजें आने लगी। कर्ण वार्ताली, कर्ण पिशाचिनी, न जाने क्या क्या। और स्वप्न वार्ताली की क्रिया तो इतनी ज्यादा टफ होती है कि उसे कभी भी 4 या 5 साल के अंतर्गत किया ही नहीं जा सकता। उसकी उम्र मुश्किल से मुश्किल 20 साल रही होगी और वो इतनी सारी चीजें करके बैठा है। ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन जैसे ही मैं उनके घर जाता हूँ, मुझे एक और अजीब चीज देखने को मिलती है। घर से जैसे ही मैं वापस आता हूँ, पहले तो उनकी माँ मुझसे कह देती है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो एक शमशान घाट गया है। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ और अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, उसके घर के सारे मेंबर छत पर खड़े होते हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती है और मुझे देखकर वो अपने दोनों हाथों को जोर से हिला रहे होते हैं, ऐसे जैसे वो ये कहना चाहते हो कि मैं समझ नहीं पाऊंगा कि ये सब क्या हो रहा है। यानी कोई ऐसी बड़ी एंटिटी जो ये जताना चाह रही हो कि मैं अब ये सब कर नहीं सकता। मुझे शायद वो चिढ़ाने की कोशिश कर रही हो। मैं भागते हुए जाता हूँ और उस शमशान में जहां पर अक्षय बैठा होता है वहां जाकर खड़ा हो जाता हूँ। और इस बार जो वो मुझसे कहता है वो बहुत ज्यादा भयानक होता है। वो मुझसे कहता है कि भैया
मैं जिंदा ब्रह्म बेताल को पकड़ने जा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए हो तो बता देना, और मैं तो इतना समय भी नहीं लेता, जल्दी हो जाएगी डिलीवरी। मैंने उसको रोकने की 1000 कोशिश करी, क्योंकि जिंदा ब्रह्म बेताल की साधना अपने आप में एक भयंकर साधनाओं में से एक है। कहते हैं कि उस साधना में इंसान को खुद की बलि देनी पड़ती है, और वो इस बात से पीछे नहीं हट रहा था कि वो नहीं करेगा। मैंने वहाँ के लोगों से भी बोला, लेकिन वहाँ के लोगों ने बोला कि वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसा स्पॉट था जो ना किसी शमशान के अंतर्गत आता था और ना ही किसी और जमीन के अंतर्गत। मैं रात भर उसके पास खड़ा रहा, लेकिन उसने एक भी रिएक्शन नहीं दिया। बिल्कुल नम होकर वो लगातार अग्नि को ही घूरे जा रहा था। पता नहीं क्या हुआ, रात को अचानक से मुझे मेरे बाबा के दर्शन हुए और वो मुझसे कहते हैं कि सो जाओ। मैं एक्चुअली धीरे धीरे करके सो गया, और जब मैं उठा तो वहां पर अक्षय नहीं था। उसके बाद अक्षय के घर वालों से और अक्षय से मेरी मुलाकात हुई भी नहीं। मैं एक दूसरे केस के लिए निकल गया, पर कुछ समय के बाद अक्षय के दोस्त की कॉल मेरे पास आती है और वो मुझसे कहता है कि भैया उसके साथ बहुत ज्यादा भयानक चीज हो गई है। मैंने पूछा क्या? वो कहता है कि जिस दिन आप अक्षय के घर में गए थे भैया, उसके 2-3 महीने तक वो घर ही नहीं गया। वो लखनऊ में किसी मजार के पास लेटा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरीके से धसी हुई थी और वो रोने की हालत में था। मैंने कहा ओके, और क्या? तो उसने बोला कि उसके साथ एक और लड़का था, वो उसे उसके घर लेके आया, और अक्षय बार बार ये कह रहा है कि अर्श भाई ने उसकी सारी ताकत चुरा ली है। मैं सोच में पड़ गया कि मैं किसी की ताकत आखिर क्यों चुराऊंगा, लेकिन उसी वक्त मेरे दिमाग में एक बात क्लिक करी। मुझे लगा कि ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये शायद एक बहुत ही भयानक प्रक्रिया के चलते हो रही हैं। मैंने अक्षय को जब सामने से जाकर देखा तो उसकी आंखें पूरी तरीके से धसी हुई थी और वो मुझसे नजर तक नहीं मिला रहा था। मैं वहां से चला तो गया, लेकिन जब मैंने ध्यान विद्या के जरिए उसे देखा तो समझ में आया कि उसने सपने के आयाम में जाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और वहां पर जाकर उसने एक ऐसी चीज को छेड़ दिया था, एक ऐसे व्यक्तित्व को छेड़ दिया था जिसके पास ये सारी एंटिटीज थी, और वो सारी एंटिटीज को एक एक करके उसके सपने के माध्यम से इस आयाम में भेज रहा था, ताकि अक्षय ये सारी चीजें समझ सके और उसके बाद खुद का बलिदान दे सके, ताकि उसकी आत्मा सपने में जाकर हमेशा के लिए उस व्यक्तित्व यानी कि उस इंसान के पास कैद हो जाए। यानी कि कुछ ऐसा था जो सपने में उसे फॉलो कर रहा था। मैंने अक्षय को समझाने की कई कोशिश की, पर उसके बाद वो समझा नहीं, और शायद अक्षय की जिंदगी इस वक्त पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, और अब फॉर श्योर मैं सही भी नहीं करने वाला उसे उसके कर्मों का दंड मिलना जरूर चाहिए। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। कहते हैं कई सारे लोग तंत्र और मंत्र के चलते अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कुछ लोग जो मुसीबत में होते हैं, जिनका शायद कारोबार नहीं चल रहा होता है, या फिर जिनकी जिंदगी में कुछ परेशानियां हो रही होती हैं, वो लोग जब अपनी जिंदगी से थक हार जाते हैं तो उन्हें आखिरकार कोई ऐसा इंसान मिलता है जो कोई सो कॉल्ड तांत्रिक है, और उसके बाद वो चीजों को सही करने का दावा करता है, और आम जनता उसमें इस कदर फंस जाती है जैसे वो फंसना चाहती हो। मैं आप लोगों को ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ ऐसे केस भी सॉल्व करे हैं जो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड थे, जहां पर किसी तांत्रिक ने जानबूझकर किसी को फंसाया और अंत में इंसान ने अपने ही गिल्ट में आकर खुद के साथ गलत कर लिया। बनारस, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि बहुत ही मिस्टीरियस शहरों में से एक है। सबसे ज्यादा कहा जाता है कि पंडित या तांत्रिक वहां पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन असली अघोरी मिलना पॉसिबल नहीं है। तांत्रिक तो शायद आपको वहां पर कई अलग अलग तरह के कर्म करने वाले मिल जाएं। ये कहानी बनारस की ही है। बनारस में मेरा एक दोस्त था, वो शायद BHU से पढ़ाई कर रहा था। एक दिन उसने मुझे कॉल करी और उसने मुझे कहा कि उसे एक इंसान मिला है जो शायद उसको बहुत सारे पैसे दिला सकता है। अब मेरे दिमाग में तो ये था कि पैसे दिलाना शायद अगर किसी तांत्रिक के बस में होता तो आज हर एक इंसान बनारस का अमीर होता। मैंने उसको पूछा कि कभी तुमने इस चीज की पुष्टि करी है उससे?
तो उसने मुझसे जो कहा वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दोस्त मुझसे कॉल पर कहता है कि अरे नहीं हर्ष, हुआ कुछ ऐसा कि उसने मुझे शमशान बुलाया और मैंने बस मुश्किल से मुश्किल एक मुर्गे की बलि दी आग में। उसके अगले दिन मेरे घर के किसी कोने में 10-15 हजार रुपए रखे मिले। अब तुम बताओ मैं इस चीज को मानूं या ना मानूं। मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल है। मैंने उससे कहा कि तुम एक काम करो, मुझे उसके पास लेकर चलो, मुझे एक बार देखना है कि वो इंसान कौन है। खैर उसके थोड़े दिन के बाद जब मैं वहां पर गया तो मुझे एक बैड न्यूज मिलती है कि मेरे दोस्त ने अपने ही कमरे में आत्महत्या कर ली है। मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ता बीता होगा। मेरी उस बीच उससे बात भी नहीं हुई थी। मेरी आखिरी बात उससे सिर्फ यही थी कि उसने तंत्र प्रक्रिया के चलते पैसे इकट्ठा करना सीख लिया है। उसकी मौत किन कारणों से हुई ये मुझे नहीं पता। मैंने उनकी माँ से भी ये सारी बातें पूछी तो उनकी माँ ने कहा कि वो किसी गुरुजी के चक्कर में फंस गया था, लेकिन वो थे कौन ये उनकी माँ भी नहीं जानती। मैंने उनकी माँ से पूछा कि वो जिस शमशान घाट में उसे जलाया गया है वहां मुझे ले चलिए। मैं उस शमशान घाट में गया। वो शायद मणिकर्णिका घाट था। कहा जाता है कि मणिकर्णिका एक महाशिव शमशान है जहां पर चिताएं कभी बुझती नहीं है। पूरे इंडिया में सिर्फ 4 ऐसे शमशान हैं जो महाशिव शमशान में आते हैं। वहां पर ऊर्जाएं इतनी ज्यादा ताकतवर होती हैं कि अगर एक आम साधक भी वहां पर जाकर तप करे या फिर ध्यान करे तो उसे अलग अलग चीजों का प्रत्यक्षीकरण अपने आप हो जाएगा। मैं जब मणिकर्णिका जाकर ध्यान करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि मेरे सामने मेरा ही दोस्त बैठा हुआ है पालथी मारकर और अपने हाथ में किसी माला को लेकर वो जप कर रहा है। उसकी आत्मा का शायद मुझसे ये कहना था कि मैं उसके काम में दखलंदाजी ना करूं। उसका शरीर तो खत्म हो चुका है लेकिन उसकी जो आत्मा है वो शायद अभी भी ये मना कर रही थी कि मैं उसके किसी भी काम में इंटरफेयर करूं। मैं क्या देखता हूं कि उसकी आत्मा के बगल में एक छोटी सी पोटली रखी होती है और उस पोटली को एक अनजान इंसान आता है, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता है और उसे उठाकर चला जाता है। जब मैं उस अननोन आदमी से कुछ पूछने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाता हूं तो मेरे दोस्त की आत्मा मुझे रोक देती है। वो कहती है कि नहीं, अभी मत जाओ। ये जो मैंने आपको किस्सा बताया ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है। बनारस में इस तरह के हजारों किस्से मौजूद हैं जहां पर लोग अजीबोगरीब तांत्रिकों के चक्कर में फंसकर अपनी जिंदगी शायद गवा देते हैं। मैं बनारस में ही था कि तभी अचानक से मेरी एक दोस्त है वैशाली, उसका फोन मेरे पास आता है और वो मुझसे कहती है कि एक आदमी है जो उन्हें शायद फोन पर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और वो मुझसे कहती है कि एक आदमी है जो बार बार उसे मिलने के लिए बुला रहा है और अपने आप को वो कथित तौर पर एक तांत्रिक बताता है। उसका ये दावा है कि वो वैशाली के शरीर में जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जितनी भी कुंडलिनी है, उसको अच्छे से जागृत कर सकता है और उसे अलग अलग तरह की पावर दे सकता है जिससे वो अपने करियर में बहुत आगे बढ़ जाए। मैंने वैशाली को बोला कि ऐसा तो तांत्रिक रूप से भी संभव नहीं है कि कोई इंसान 2-3 दिनों के अंदर अंदर ये सारी चीजें कर दे और उस पर कोई सिद्धि आ जाए और वो उसे बहुत आगे बढ़ा दे। जब वैशाली मानती नहीं है तो मैंने उससे कहा कि तुम एक बार उससे मिलो और देखो कि वो क्या करता है। वैशाली और उसकी दोस्त सृष्टि, वो दोनों के दोनों उस दिन उससे मिलने जाती हैं। मैं भी बनारस में उसी दिन होता हूँ, लेकिन उस दिन एक बहुत ही अजीब सी चीज होती है। 4 से 5 बजे के बीच का टाइम उन दोनों के मिलने का होता है। तो उसी टाइम के बीच में वैशाली मुझे कॉल करती है। मैं जब उससे पूछता हूँ कि वो तांत्रिक आया या नहीं, तो वो बिल्कुल नम्ब भाव में कहती है कि वो तांत्रिक नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है और अगर मैंने उसके बारे में कुछ बुराई करने की कोशिश करी तो वो मुझे जिंदा जला देगी। अब ये मेरे लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि वैशाली को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। वो ऐसे कर ही नहीं सकती। 5 बजे के बाद मैं शायद किसी मंदिर में खड़ा होता हूँ। उस वक्त वैशाली वापस से मेरे पास कॉल करती है और वो रोते रोते मुझसे कहती है कि ये सब जो उसने बोला ये उसे बुलवाया गया। ऐसा वो बोलना चाहती नहीं थी। उसके अपने खुद के पर्सनल रिश्ते खराब हो रहे हैं और न जाने क्या क्या हो रहा है उसके घर में।
वैशाली बताती है कि उसी 4 से 5 बजे के बीच उसकी माँ का भी उसके पास कॉल आता है और वो अपनी माँ से भी बहुत बुरी तरीके से बात करती है, ऐसे जैसे वो उस तांत्रिक के वश में हो एक तरीके से। मैंने उससे पूछा कि तुम ये श्योर कैसे हो सकती हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ था। तो वैशाली कहती है कि सृष्टि के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो तांत्रिक एक किसी ओपन कैफे में मिलता है उनसे और सृष्टि से ये कहता है कि वो उसकी आंखों में देखे। जब सृष्टि लगातार तांत्रिक की आंखों में देखती है तो सृष्टि कहती है कि मुझे जल कर मरना है, जितना जल्दी हो सके मेरी बॉडी में आग लगा दो और मैं मरना चाहती हूं। अब यहां पर मेरे दिमाग में कई सारे सवाल आने लगे। क्या वो तांत्रिक सच में वशीकरण जानता है जो इन दोनों को एक साथ पोजेस कर रहा है, जो इन दोनों को एक साथ किसी ऐसे वशीकरण में डाल रहा है कि ये लोग खुद को मारने के लिए आतुर हो गई या फिर मुझे मारने के लिए आतुर हो रही हैं? क्योंकि वैशाली जो है वो मुझे मारने के लिए कह रही थी और सृष्टि खुद को जलाने के लिए कह रही थी। जैसे ही 5 बजने वाले होते हैं वो तांत्रिक वहां से उठकर चला जाता है और उन 1 घंटे में क्या हुआ होता है ये ठीक से वैशाली और सृष्टि को याद नहीं होता। उसी दिन मैं उन लोगों से मिलता हूं और उनसे पूछता हूं कि और क्या क्या ध्यान है तुमको, कि उसकी वेशभूषा कैसी है। वो लोग बताती हैं कि उसकी वेशभूषा बिल्कुल नॉर्मल थी, पर उसने एक टोपी पहनकर रखी थी और उस टोपी के पीछे कोई निशान था जो बहुत ही ज्यादा अजीब था, जो शायद उसके कान के दाहिने हिस्से पर दिख रहा था। उसने अपने टोपी से उस हिस्से को कवर कर रखा था, ऐसे जैसे वो किसी सीक्रेट तांत्रिक ग्रुप का हिस्सा हो। करीबन 12 साल पहले मैंने ऐसे किसी तांत्रिक ग्रुपों के बारे में सुना था जो अलग अलग शहरों में जाकर ये सारी चीजें करते हैं, पर अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। और आप जितने भी मेरे श्रोता हैं मैं उनको बता दूं कि जो इस तरह के तांत्रिक ग्रुप होते हैं उनकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग किसी अघोरी को भी भ्रमित कर सकते हैं। उनका ग्रुप एक साथ एक ही इंसान को इतनी ज्यादा पावर दे देता है कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि इसके पास पावर आई तो आई कहां से। मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी तांत्रिक ग्रुप का हिस्सा हो। इसके लिए मैंने अगले दिन उस इंसान से मिलने की ठानी और वैशाली और सृष्टि को बोला कि मैं उससे मिलूंगा और आप लोग मुझे एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करना। अगले दिन वही हुआ। मैं उसी ओपन रूफ कैफे में उस तांत्रिक से मिलता हूँ। वेशभूषा में और दिखने में वो बिल्कुल आम इंसान के जैसा था, लेकिन वो अपने हाथ से अलग अलग तरीके की मुद्राएं बना रहा था, ऐसे जैसे वो लगातार कुछ जाप कर रहा हो या फिर वो लगातार किसी सिद्धि का आवाहन कर रहा हो। मैं जब उस इंसान से मिलता हूं तो वो अचानक से मुझे देखकर 2 कदम पीछे कर लेता है, ऐसे जैसे सृष्टि और वैशाली ने जो मिलवाया है वो बहुत गलत मिलवाया है। लेकिन मैं उसके सामने जब एक्ट करता हूं परेशान होने का तो वो मेरे पास आकर बैठता है, मेरे बाएं हाथ को जोर से पकड़ता है और कहता है कि वो मेरी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, जो भी मेरी प्रॉब्लम होंगी। मैंने उससे एक इमेजिनरी प्रॉब्लम बताई। एक अजीब सी चीज हुई उस वक्त। कहा जाता है कि जब आप किसी साधक से मिलते हैं तो साधक और साधक का परस्पर बॉन्ड जो होता है वो उनकी शक्तियों को रिलीज कर देता है। मतलब एक साधक दूसरे साधक की शक्तियों को विजिबली देख सकता है। मैंने जब उस तांत्रिक का हाथ पकड़ा है तो मैं क्या देखता हूं कि उस पूरे कैफे में जितने भी लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा सैड तरीके से बैठे हुए हैं और उन सभी इंसानों की आंखों से काले आंसू निकल रहे हैं। इस तरह की एंटिटी मैंने एक ही सुनी थी जिसे हम कच्चा कलवा कहते हैं। कच्चा कलवा एक ऐसे बच्चे की आत्मा होती है जो अपने जीवन काल के करीबन 10 साल से पहले तक वो मर जाता है। वो कोई ब्राह्मण की आत्मा नहीं होती है, लेकिन वो इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं कि वो किसी भी इंसान को पोजेस कर सकते हैं एट एनी कॉस्ट। शायद उनकी जान भी ले लें। जब मैं ऐसा देखता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आंखों के नीचे काले घेरे होना इसका मतलब तो शायद एक ही है कि इस इंसान के पास कच्चे कलवे हैं। लेकिन उस रूफटॉप पर बैठे करीबन 20 से 25 इंसानों के आंखें ऐसे कैसे हो सकती हैं? क्या इसके पास इतने सारी आत्माएं हैं जो सब एक ही तरीके से दिख रही हैं? वो मेरी तरफ देखकर हंसता है और वो कहता है कि अब दोबारा अपनी नजरें घुमाओ। मैं अपनी नजरें दोबारा घुमाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि वहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबका चेहरा मेरी तरह हो जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक होता है मेरे लिए।